गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप लोग सभी अच्छे हैं। चलिए, आप सभी बच्चों का फिर से मुकेश सर ऑनलाइन क्लासेस में, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है, इस चैनल में सभी बच्चों का बहुत बहुत सुस्वागतम और वेलकम है। बच्चों, आज के इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग 8वें का आधुनिक भारत, जिसको हम लोग इतिहास कहते हैं। और आज हम लोग पाठ 3 ग्रामीण जीवन एवं समाज भाग 2 के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों, भाग 2 पढ़ने से पहले हम लोग भाग 1 में क्या पढ़ा था? तो भाग 1 में हम लोग अस्थाई बंदोबस्ती के बारे में पढ़ा था, जो अंग्रेजों के द्वारा हमारे भारत देश में किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए लागू किया गया था। लेकिन दुर्भाग्य से कहिए कि यह अस्थाई बंदोबस्त जो है वह हमारे किसानों के लिए बहुत ही कष्टकर और हानिप्रद साबित हुआ। उसके बाद अंग्रेजों ने हमारे किसानों की स्थिति सुधारने के लिए नए नए प्रयोग और नई नई व्यवस्था की गई, जिसमें से एक व्यवस्था जो है वह है महलवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, यानी किसानों की स्थिति, किसानों की दुर्दशा को सुधारने के लिए एक नई पहल थी, और वह क्या थी? महलवाड़ी व्यवस्था। तो महलवाड़ी व्यवस्था क्या थी? तो इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि पर पूरे ग्राम समुदाय का अधिकार मान लिया जाता था। यानी यह जो व्यवस्था थी, महलवाड़ी व्यवस्था थी, इसके अंतर्गत में भूमि पर, जमीन पर पूरे ग्राम समुदाय का, यानी उस भूमि पर आप किसी विशेष आदमी का अधिकार न होकर पूरे समुदाय का अधिकार यह मान लिया जाता था। समुदाय के सदस्य अलग अलग, अब यहाँ पर क्या करते थे कि जो समुदाय के सदस्य लोग होते थे वह चाहे तो अलग अलग या संयुक्त रूप से, ठीक है, अलग अलग भी जो है लगान इकट्ठा कर सकते थे, या संयुक्त रूप से लगान की अदायगी कर सकते थे, जिसकी जिम्मेवारी पूरे क्षेत्र या महल सामूहिक रूप से लगान एकत्र करते थे। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या होता था कि जो लगान होता था, ये समुदाय के सदस्य अलग अलग या संयुक्त रूप से लगान की अदायगी कर सकते थे, या उस क्षेत्र की जिम्मेवारी जो है वह महल जो है वो सामूहिक रूप से लगान अदा करते थे। क्योंकि यह व्यवस्था ही था समुदाय के क्षेत्र में, तो इसीलिए वहां के जो महल किसको कहा गया है? महल उस गांव के मुखिया को कहा गया है। ठीक है, महल किसको कहा गया है? उस गांव के मुखिया को कहा गया है। और मुखिया ही क्या करता था कि वो संयुक्त रूप से पूरे क्षेत्र पर वो कर अदा कर लेता था और जाके जमा कर देता था। तो यह व्यवस्था याद रखेंगे कि महलवाड़ी व्यवस्था जो है वो होल्ट मैकेंजी ने, याद रखेंगे कि महलवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की थी? होल्ट मैकेंजी ने 1822 ईस्वी में लागू किया था। और वह भी कहा? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रांत एवं पंजाब में लागू किया था, पूरे देश में नहीं। यानी कुछ क्षेत्रों में होल्ट मैकेंजी ने 1822 ईस्वी में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत एवं पंजाब में लागू किया था। इस व्यवस्था में अब जमींदार के जगह पर, पहले तो जमींदार लोग जो है वो अपना जमीन का मालिक होते थे और वह किसानों से लगान वसूल करके कंपनी के पास पहुंचाते थे। तो अब जमींदार के जगह गांव के मुखिया, जिसको महलदार कहते हैं, और इसी महलदार से जो है महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। तो गांव के मुखिया को सौंप दिया गया, और अब वहां पर सौंप दिया गया किसको? गांव के मुखिया को, जिसको महलदार कहते हैं, है ना। और यही क्या करता था कि उस क्षेत्र का जितना दूर तक का वो मुखिया होता था, उस क्षेत्र का वो लगान वसूल करके और कंपनी को सौंपता था। अब कंपनी जो है उस पर क्या करते थे? ये अस्थायी रूप से नहीं थी कि आपको इतनी ही लगान देना है। कंपनी का मन मर्जी पर चलता था। कभी कभी वो उस पर संशोधन करता था, कभी वो बढ़ाता था, तो कभी घटा भी देता था। समय समय पर संशोधन करती थी। यह व्यवस्था भारत के कुल 30% भूमि पर लागू थी। यानी महलवाड़ी जो व्यवस्था थी, भारत जितना बड़ा एरिया था उसमें मात्र 30% भूमि पर ही महलवाड़ी व्यवस्था लागू थी।
और इसके अंतर्गत लगान की दर का उपज का, यानी लगान की जो दर होती थी वह उपज का 80% होता था। सोच लीजिए, आप जितना उपजाए हैं उसका 80% जो है वो आपको लगान देना पड़ेगा, बाकी आप 20% में जो आपको करना है। ठीक है, सोच सकते हैं कि कितना भयानक रूप था। बाद में विलियम बैटिक ने 66% कर दिया। ठीक है, यानी ये दयामय वाला आदमी था विलियम बैटिक, तो उन्होंने क्या किया, 80% की जगह पर 66% कर दिया गया। इसके बावजूद भी यह व्यवस्था जो है वह पूर्णतः असफल रहा, क्योंकि इस व्यवस्था में जो किसान लोग थे वह धीरे धीरे और गरीब होते गए। आप सोच सकते हैं कि आप जितना उपज किए हैं उसका 80%, 76% जो है वो सरकार को देंगे, बाकी जो 34% या 20% जो बचेगा उसमें आप भविष्य के लिए बीजा बचा के रखिए, अपने बच्चों को पालिए पोषिए, है ना, अपने भी खाइए। तो इससे जो है किसानों की स्थिति जो है वो बहुत ही दयनीय और दुर्दशा बिगड़ने लगी, जिसके बाद यह व्यवस्था जो है वह रोक दी गई। महलवाड़ी व्यवस्था भी जो है वह इसका नकारात्मक परिणाम किसानों को मिला। इसीलिए कंपनी ने फिर एक नई व्यवस्था लागू की, और वह व्यवस्था की क्या थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था। और यह व्यवस्था जो है वो मुख्यतः कहाँ लागू किया गया था, मद्रास और बंबई में। ठीक है, याद रखिएगा, कभी अगर एग्जाम में आ जाए कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी, तो वह था मद्रास और बंबई में लागू किया गया था। और इस व्यवस्था को लागू करने वाले महोदय कौन थे, थॉमस मुनरो। याद रखना है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के लागूकर्ता कौन थे, थॉमस मुनरो। ठीक है, इसके अंतर्गत प्रत्येक जमीन धारक को ही रैयत कहा जाता है। ठीक है, रैयत किसको बोलेंगे, यानी वह व्यक्ति जो जमीन का मालिक हो। पहले तो जमींदार लोग आया, जमींदार को जमीन का मालिक बना दिया गया। उसके बाद महलवाड़ी आया, जिसमें समुदाय को जो है पूरा जमीन सौंप दी गई। उसके बाद एक नई व्यवस्था के अंतर्गत, रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत में अब भूमि का मालिक कौन हो गया, जो उस भूमि को जोत-कोड़ कर रहा है, उसको यह मालिक बना दिया गया, रैयत बना दिया गया। रैयत का मतलब हो गया जमीन धारक, जिसको जमीन दी गई है, जो जमीन का जोत-कोड़ कर रहा है, को भूस्वामी स्वीकार कर उसके साथ लगान देने की शर्तों तय की गई। यानी आप लगान देंगे, उस शर्त पर जो है उस जमीन का मालिक जो है वो किसानों को बनाया गया। आप तो सोचते होंगे जब किसान अपने जमीन का मालिक खुद है तो बहुत खुशहाल हो जाता होगा, लेकिन इसका परिणाम कुछ और हुआ, आगे हम लोग जानते हैं। लागू करने का कारण, और इसे लागू करने का कारण क्या था, तो उस क्षेत्र पर बड़े जमींदार नहीं थे। ठीक है, उस क्षेत्र पर बड़े जमींदार नहीं थे, इसीलिए वहां पर लगान भी आते रहे कंपनी को। इसके लिए जो है उन्होंने रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत उपज का, देखिए लगान जो है रैयतवाड़ी में क्या था कि अपने उपज का, जो उपज होता था उसका आधा भाग जो है, जितना उपज हुआ है किसान का, उसका आधा भाग जो है वह लगान के रूप में वसूल किया जाता था, लगभग आधा भाग। ठीक है, तो आप सोच लीजिए कि आधा आप जितना पैदा किए उसका आधा जो है आप कंपनी को, अंग्रेजों को दे दिए, और आधा जो है फिर उससे आपको आगे भविष्य के लिए बीजा भी रखना है, बीज भी रखना है, अपने घर के बच्चों को भी पालन पोषण करना है, सारा काम आधा में करना है। तो अब ये क्या हुआ कि यह व्यवस्था जो है वो मद्रास में लगभग 30 वर्षों तक रही। तो सोच सकते हैं कि ज्यादा दिन तक ही रैयतवाड़ी व्यवस्था भी नहीं चल पाया। इस व्यवस्था के विरोध में, अब ये देखिए इस पर क्या था कि एक कंपनी ने, अंग्रेजों ने एक शर्त रखी थी कि आप इस व्यवस्था के विरोध, किसान जो है वो न्यायालय भी नहीं जा सकता है, यानी कहीं पर केस भी नहीं कर सकता है, ऐसा शर्त जो है वो रखा गया था। लगान की राशि अधिक होने के कारण किसान कभी कभी साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता था। अब देखिए,
अब आपको हर हालत में तो आपको मालिक बना दिया गया भूमि का, आप भूमि का मालिक बना दिया गया। आप उसमें उपज हो ना हो, लेकिन आपको लगान देना है, और उस लगान को जो है आपको क्लियर करने के लिए आप जो करना है आप कीजिए। इसके लिए किसान लोग क्या करते थे, साहूकार से कर्ज लेते थे। अब साहूकार तो अपने तेज, वो क्या करता था, वह जमीन को अपने नाम कर लेता था, जिसके वजह से कर्ज लेता था, जिसके कारण जमीन का मालिकाना हक जो है वो किसान धीरे धीरे खो बैठे। यानी साहूकार तो कर्ज आपको इसी देगा नहीं। उन लोग क्या करते थे, उस समय तो किसान लोग पढ़े लिखे होते नहीं थे, जो मन लगा जो लगा वो उन लोग अंगूठा लगवा लेता था किसान से, और समय आने पर रैयत का जो भूमि होती थी वह साहूकार जो है वह लूट लेता था। और इस तरह से जो है धीरे धीरे किसान जो है वो साहूकारों के अधीन में आना प्रारंभ हो गया। इसके बारे में बहुत सारी फिल्में भी बनी हैं, जिसमें धीरे धीरे किसान जो है अपनी जमीन को साहूकार के यहाँ गिरवी भी रख देता है ना। जैसे लगान एक पिक्चर है, जिसको आप लोग कभी अगर समय मिल जाए तो उसको जरूर देखिए, लगान है ना। और ऐसे बहुत सारे पिक्चर बने हुए हैं जिसमें उस समय की भारतीय दुर्दशा, किसानों की दुर्दशा को दर्शाया गया है, जिसके कारण जमीन का मालिकाना हक जो है वो किसान खो देते थे। और अगर जो किसान कर्ज चुकाने में असमर्थ होते थे, उन्हें क्या किया जाता था, जेल में डाल दिया जाता था। ठीक है, अगर आप कर्ज नहीं चुकता कर रहे हैं तो आप जेल में रहिए। और इस व्यवस्था से भारतीय अर्थव्यवस्था एवं कृषि का रूप बदलते गया, और उत्पादन के लिए ऐसे साधनों का उपयोग किया जाने लगा जिससे धन की आवश्यकता पड़ती थी, जिससे मुद्रा अर्थव्यवस्था एवं कृषि के वाणिज्यीकरण को बढ़ावा मिलने लगा। ठीक है, तो अब तो यहाँ पर ऐसे ऐसे कृषि के लिए जो है मांग होने लगा, जिससे लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा उपज हो, और धीरे धीरे वो वाणिज्यीकरण को बढ़ावा मिलने लगा भारतीय किसानों को। अब धीरे धीरे रैयतवाड़ी व्यवस्था के बाद किसानों को और कंपनी को व्यवसायिक फसलों की ओर जो है दिलचस्पी जो है बढ़ाया गया। तो इसके लिए हम लोग फिर देखेंगे यहाँ पर व्यवसायिक फसलों पर जोर, है ना। व्यवसायिक फसल पर क्यों जोर दिया जाने लगा, तो अब यहाँ पर लोग देखते हैं कि कंपनी ने यूरोप की आवश्यकता को ध्यान में रखकर ग्रामीण इलाके में उन फसलों पर जोर दिया जाने लगा जो यूरोप में जिसका अच्छा बाजार था। यानी व्यवसायिक फसल पर अंग्रेजों का ध्यान देने का मुख्य उद्देश्य यह था कि जिस फसल की मांग यूरोप के बाजार में अच्छा हो, वही फसल जो है भारत में उत्पादन के लिए दबाव डाला जाने लगा। और 18वीं शताब्दी में ध्यान देना, 18वीं शताब्दी तक कंपनी अफीम और नील की खेती, ठीक है, 18वीं शताब्दी तक अफीम और नील की खेती पर ज्यादा जोर लगा रही थी। कच्चा कपास, अब देखिए अफीम और नील के बाद, है ना, 18वीं शताब्दी तक कंपनी अफीम और नील की खेती पर ज्यादा जोर लगा रही थी। कच्चा, इसके साथ साथ कच्चा रेशम, कपास और चाय पर भी जो है कंपनी के लिए भारी मुनाफे का सौदा था। यानी भारत से जो है कच्चा रेशम हो गया, कपास हो गया, चाय हो गया, अफीम हो गया, नील हो गया, ये सारे जो फसल है वो व्यावसायिक फसल है, और इसकी मांग जो है यूरोप के बाजार में बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था, और इससे कंपनी को बहुत ज्यादा मुनाफा होता था। अब यहाँ पर वो देखेंगे कि जैसे कच्चा रेशम का प्रयोग जो है, कच्चा रेशम या कपास का प्रयोग जो है वो ब्रिटेन के बुनकर लोग करते थे, क्योंकि वहां पर रेशम का उत्पादन नहीं होता था, कपास का उत्पादन नहीं होता था। इसलिए इंग्लैंड के जो बुनकर लोग होते थे, या इंग्लैंड में जो कपड़ा फैक्ट्री था, उसको यह मुहैया करा सके, इसके लिए जो है कच्चा रेशम और कपास का जो है वो ज्यादा मांग थी। अफीम की तस्करी को, अब अफीम जो है वो चीन को तस्करी कर दिया जाता था, चीन के यहाँ भेज दी जाती थी।
चाय के लिए चीन पर, चाय इसलिए यहाँ पर बनाया जाता, ज्यादा उत्पादन के लिए जोर दिया जाता था ताकि चीन पर निर्भरता कम हो सके, उसके लिए चाय पर उन लोग ये करता था। रंगाई के लिए नील की आवश्यकता होती थी और भारतीय नील जो थी उसका मांग यूरोप में बहुत अच्छे दामों पर था, बहुत बढ़िया मांग था भारतीय नील का, ठीक है। उससे कपड़ों में रंगाई की जाती थी, सुंदर सुंदर रंगाई, इसीलिए यहाँ पर नील हो गया, चाय हो गया, अफीम हो गया, रेशम, कच्चा रेशम, कपास हो गया, इन सारे चीजों के लिए भारत पर विशेष दबाव जो है, उत्पादन के लिए विशेष दबाव डाला जाने लगा, क्योंकि कच्चा रेशम या कपास से ब्रिटेन के बुनकर की आय हो सके, वहां के लोगों को फायदा हो सके। अफीम के लिए चीन लोगों को अफीम खिला के उसे मतलब लाइनअप किया जा सके। चाय के लिए चूंकि विश्व का सबसे अधिक चाय जो है वह चीन उत्पादन करता है, तो उस पर निर्भरता कम हो, ठीक है, इसके लिए जो है भारत में चाय के लिए ज्यादा जोर दिया जाने लगा। उसके बाद रंगाई के लिए नील के लिए जो है आवश्यकता होती थी। लगभग 1.5 शताब्दी तक अंग्रेज किसी न किसी फसल के उत्पादन के लिए भारतीय किसानों पर दबाव या बोझ डालती थी, यानी कोई ना कोई फसल आपको करना है, चाहे तो आप जो है अफीम का फसल कीजिए, नील का फसल कीजिए, कच्चा रेशम का कीजिए, कपास का कीजिए या फिर चाय का कीजिए, है ना, जबरदस्ती जो है आपको करना है। और इसीलिए यहाँ पर देखेंगे कि जिस उस समय पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश जो है एक ही प्रांत था, तो इसलिए वहां पर बंगाल में पटसन के लिए, असम में चाय के लिए, संयुक्त प्रांत जिसको यूपी आप कहते हैं उसमें गन्ना खेती के लिए, पंजाब में गेहूं का उत्पादन के लिए, महाराष्ट्र और पंजाब में कपास के लिए, मद्रास में चावल के लिए जो है विशेष ध्यान दिया जाता था। अंग्रेजों ने अपनी जरूरत की फसलों की खेती को फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए, ठीक है, अपनी जरूरत के लिए ही यहाँ के किसानों पर जो है फसल उत्पादन के लिए जोर दिया जाता था, जिसमें एक नील उत्पादन जो है विशेष महत्व रखा गया है। तो यहाँ पर वो देखते हैं कि 1833 ईस्वी के अधिनियम के तहत चाय और चीन पर से कंपनी का एक अधिकार समाप्त कर दिया गया, यानी 1833 का जो अधिनियम था उसमें चाय और चीन पर से कंपनी का एक अधिकार समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत अंग्रेजों को यह इजाजत मिल गई थी कि वह भारत में भूमि खरीद सके और बागान लगा सके। भारत में पहला चाय बागान 1835 में असम में लगाया गया। इसको याद रखिएगा, भारत में पहला चाय बागान कब लगाया गया था? 1835 ईस्वी में, और वो भी कहाँ? असम में। भारत में पहला चाय बागान, ठीक है। असम चाय कंपनी पहली चाय कंपनी थी। याद रखना है कि पहली चाय कंपनी क्या नाम क्या था? असम चाय कंपनी, ठीक है। भारत की पहली चाय कंपनी का नाम था असम चाय कंपनी। कंपनी ने चाय बागानों को आवंटन व्यक्तिगत कंपनियों को कर दिया गया। चाय बागानों में काम करने के लिए छोटानागपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में बंधुआ मजदूरों को लाया गया। यानी अब देखिए 1833 का जो अधिनियम था उसके तहत जो है भारत में कोई भी अब जमीन खरीद सकता था और यहाँ पर जो है अपना व्यापार बढ़ा सकता था। और इसी के तहत जो है असम में 1835 में असम में जो है चाय का बागान लगाया गया था। और वहां चाय बागान में काम करने के लिए हमारे झारखंड से, छोटा नागपुर झारखंड से बंधुआ मजदूर, ठीक है, बंधुआ मजदूर जिसको ना पेमेंट देना है ना किसी तरह से कुछ देना है ना, बंधुआ मजदूरों को जो है असम में ले जाकर वहां पर खटाया जाता था। तो इस तरह से हम लोग आज का जो है भाग समाप्त करते हैं। नेक्स्ट भाग में हम लोग पढ़ेंगे भारत में नील उत्पादन। इसे आप लोग वीडियो को पॉज करके जो है ये सब को लिखते जाएंगे, महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। तब तक के लिए फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो और नए बातों के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।